कॉफ़ी कभी ना कभी हम सब ने पी ही होगी। कुछ लोगों के दिन की शुरुआत ही कॉफ़ी से होती है। पीने के लायक चीज़ों में चाय और कॉफ़ी दुनिया में बहुत पॉपुलर हैं। कॉफ़ी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हर साल एक अनुमान के अनुसार 1,20,000 टन कॉफ़ी का कंजप्शन होता है। हर दिन दुनिया भर में 1.6 बिलियन कप कॉफ़ी के पिए जाते हैं, जितना कि ओलंपिक के 3 स्विमिंग पूल। इसको पीने से शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है, फैट को बर्न करने में मदद मिलती है, फिजिकल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, बॉडी को कई तरह के न्यूट्रिशंस मिलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, अल्जाइमर डिजीज़ से सुरक्षा मिलती है, पार्किंसन डिजीज़ के रिस्क को कम करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, कैंसर के रिस्क को कम करता है और यह एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा ज़रिया है। पर कोई भी चीज़ ज़्यादा लेने पर नुकसान करती है, उसी तरह कॉफ़ी भी अधिक मात्रा में ली जाती है तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या आप जानते हैं कि इतनी पॉपुलर कॉफ़ी की खोज कहाँ और कैसे हुई? तो हम बताएंगे आपको। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। 1200 साल पहले की बात है। लोग दिन रात मेहनत करते और थक जाते। ऐसे समय में अपने आप को तरोताज़ा रखना बहुत मुश्किल होता था, पर उनके हाथ लगने वाला था ऐसा खजाना जिसको पीते ही चुस्ती स्फूर्ति महसूस होने लगती थी। ऐसा तब हुआ जब उन्होंने सुना इस इथोपियन अरब चरवाहे के बारे में जिसका नाम खालिद था, जिसने इस चमत्कारी पौधे की खोज की। जैसा कि उसने पाया कि इस खास किस्म के फलों को खाने पर उसकी बकरियां फुर्तीली और जोशीली हो जाती हैं। खालिद ने इन पौधों को सीधे खाने की बजाय घर ले जाकर उसे पानी में उबाल कर पिया, जिसे अल कहवा कहा गया। इस तरह ये खालिद के जरिए सूफ़ी लोगों के पास पहुंचा, जो रात में जागकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। इसका उपयोग जिस तरह से आज हम करते हैं, उसी तरह सूफ़ी लोग भी उस समय रात में अल्लाह का जिक्र करते समय अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए किया करते थे। धीरे धीरे ये बाकी अरब कंट्रीज़ में ट्रैवलर, हाजी और ट्रेडर्स के द्वारा फैल गया। मक्का में यह 15 सेंचुरी और टर्की में यह 16 सेंचुरी में पहुंचा। कॉफ़ी की खेती और व्यापार अरब प्रायद्वीप पर शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी तक अरब के यमनी ज़िले में कॉफ़ी उगाई जा रही थी और 16वीं शताब्दी तक इसे फ़ारस, मिस्र, सीरिया और तुर्की में जाना जाने लगा। न केवल घरों में बल्कि कई सार्वजनिक कॉफ़ी हाउसों में भी कॉफ़ी का आनंद लिया जाता था, जिसे कहवा खाने कहा जाता था। कॉफ़ी हाउस की लोकप्रियता बेजोड़ थी और लोग हर तरह की सामाजिक गतिविधियों के लिए यहाँ आते थे। ब्रिटेन में सन 1650 में सबसे पहले कॉफ़ी को लेकर एक तुर्क आया जिसका नाम पास्कुआ रोसे था, जो पेशे से मर्चेंट था। उसने जॉर्ज यार्ड लोम्बार्ड स्ट्रीट में कॉफ़ी हाउस खोला, जहां से वह कॉफ़ी बेचा करता था। 8 साल बाद दूसरा कॉफ़ी हाउस, जिसका नाम सुल्तानिस हेड था, कोरिनिल में खोला गया था। 17वीं ईस्वी के आते आते 500 से ज़्यादा कॉफ़ी हाउस लंदन में और 1700 से ज़्यादा पूरे इंग्लैंड में खोला गया था। इन कॉफ़ी हाउस को पेनी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ आने वालों में कई विद्वान होते थे, जिनके बीच कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए कई टॉपिक्स पर डिस्कशन होते थे। पूरी यूरोप में कॉफ़ी उसी तरह से बनाई जाती थी जैसा कि इसकी खोज के समय मुस्लिम बनाया करते थे। इसके पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कॉफ़ी को शैतान की खोज कहा करते थे और उनके अंदर इसके लिए संदेह और डर बैठ गया था। जब यह 1615 में वेनिस पहुंची, तब वहां के पादरी ने इसकी निंदा की थी। विवाद इतना बढ़ गया कि पोप क्लेमेंट को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया।
उन्होंने निर्णय लेने से पहले पेय का स्वाद लेने का फैसला लिया और इस पेय पदार्थ को इतना संतोषजनक पाया कि उन्होंने इसे पोप की मंजूरी दे दी। कॉफ़ी ने उस समय के सामान्य नाश्ते में पिए जाने वाली चीज़ें जैसे बियर और वाइन की जगह लेना शुरू कर दिया। जो लोग शराब पीने के बजाय कॉफ़ी पीते थे, उनके दिन की शुरुआत चुस्ती फुर्ती से भरा और ऊर्जावान होती थी, जिससे उनके कामों की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ। 1963 में कॉफ़ी को नए तरीके से बनाया जाने लगा था, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी, जिसे कैपुचिनो कहा जाता था, जिसमें कॉफ़ी के साथ क्रीम और शहद भी मिलाया जाता था। 16 के दशक के मध्य में कॉफ़ी को न्यू एम्स्टर्डम लाया गया, जिसे बाद में ब्रिटिश द्वारा न्यूयॉर्क कहा गया। हालांकि अब तक कॉफ़ी हाउस तेज़ी से दिखाई देने लगे थे, पर 1773 तक चाय दुनिया में पसंदीदा पेय बनी हुई थी। लेकिन जब उपनिवेशवादियों ने किंग जॉर्ज III द्वारा लगाए गए चाय पर भारी टैक्स के खिलाफ विद्रोह किया, तब इस विद्रोह को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया, जिसने अमेरिका में चाय की जगह कॉफ़ी को दिलवाने में योगदान दिया। जैसे जैसे कॉफ़ी की मांग बढ़ती गई, अरब के बाहर कॉफ़ी की खेती करने के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा होने लगी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डचों को अंततः अंकुर प्राप्त हुए। भारत में उन्हें लगाने के उनके पहले प्रयास विफल रहे, लेकिन वे जावा के द्वीप पर बटाविया में अपने प्रयासों से सफल रहे, जो अब इंडोनेशिया में है। ये पौधे फलने और फूलने लगे, जिससे जल्द ही डचों की प्रोडक्टिविटी और व्यापार लगातार बढ़ने लगा था। फिर उन्होंने सुमात्रा और सेलेब्स के द्वीपों में कॉफ़ी के पेड़ों की खेती का विस्तार किया। 1714 में एम्स्टर्डम के मेयर ने फ्रांस के राजा लुई को एक कॉफ़ी के पौधे को उपहार के रूप में दिया। राजा ने इसे पेरिस के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में लगाने का आदेश दिया। 1723 में एक युवा नौसैनिक अधिकारी गैब्रियल डी क्ल्यू ने राजा से एक अंकुरित पौधे को प्राप्त किया। इन अंकुरित पौधों के साथ उसकी मार्टिनिक द्वीप तक की जर्नी में भयानक मौसम से लेके समुद्री डाकू तक की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें इन पौधों को बचाना अपने आप में बड़ी कामयाबी थी। एक बार लगाए जाने के बाद यह पौधे ना ही बढ़े, बल्कि इससे अगले 50 वर्षों में मार्टिनिक द्वीप पर 18 मिलियन से अधिक कॉफ़ी के पौधों के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि इसके बीज पूरे कैरेबियन, दक्षिण और मध्य अमेरिका में सभी कॉफ़ी के पेड़ों का जनक थे। प्रसिद्ध ब्राज़ीलियाई कॉफ़ी के अस्तित्व का श्रेय फ्रांसिस्को डी मेलो पाल्हेटा को जाता है, जिसे वहां के राजा द्वारा फ्रेंच गुयाना में कॉफ़ी की पौधे लेने के लिए भेजा गया था। फ्रांसीसी साझा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर की पत्नी ने उनके अच्छे रूप से मोहित होकर उनके जाने से पहले उन्हें फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता दिया, जिसके अंदर पर्याप्त कॉफ़ी के बीज दफन थे, जो आज $1 अरब का उद्योग है। मिशनरियों और यात्रियों, व्यापारियों और उपनिवेशवादियों ने कॉफ़ी के बीज को नई भूमि पर ले जाना जारी रखा और दुनिया भर में कॉफ़ी के पेड़ लगाए गए। शानदार उष्णकटिबंधीय जंगलों और उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी पौधे लगाए गए। कॉफ़ी अर्थव्यवस्थाओं पर नए राष्ट्रों की स्थापना हुई, भाग्य बनाया और खोया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कॉफ़ी दुनिया की सबसे अधिक लाभदायक निर्यात फसलों में से एक बन गई थी। कच्चे तेल के बाद कॉफ़ी दुनिया में सबसे अधिक महंगी वाली वस्तु बन गई है।